हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, तो हम जिस टॉपिक पे थे हमारे पार्लियामेंट चैप्टर्स के, वो है पोजीशंस ऑफ द राज्यसभा। फर्स्टली हम बात करते हैं कि राज्यसभा की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लोकसभा क्या है, कि भाई ज़्यादा पावर है, कम पावर है, इक्वल पावर है, किस किस डोमेन में। तो पहले बात करते हैं हम किन किन लेवल पे या किन किन मैटर में इक्वल स्टेटस देखने को मिलता है लोकसभा का किसके साथ, राज्यसभा के साथ, यानी कि दोनों का इक्वल पावर है। अनइक्वल स्टेटस किन 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 मैटर्स के अंदर देखने को मिलता है लोकसभा और राज्यसभा का, और स्पेशल पावर राज्यसभा के पास किन किन मैटर में, उसकी बात करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्वल स्टेटस जिसके अंदर कौन कौन से ऐसे मैटर है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास क्या देखने को मिलती है, हमें इक्वल पावर देखने को मिलती है। किन किन मैटर्स की बात करते हैं हम इसमें, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई इंट्रोडक्शंस ऑफ द ऑर्डिनरी बिल, कोई भी ऑर्डिनरी बिल लाना है तो हम लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं, तो दोनों के अंदर इक्वल स्टेटस है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन इन द पासेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो ऑब्वियसली वो भी दोनों में लाया जा सकता है, इक्वल पावर देखने को मिलती है। इंट्रोडक्शन इन द पासेज ऑफ द फाइनेंशियल बिल है, जिसके अंदर हमें एक्सपेंडिचर देखने को मिलते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ऐसे फाइनेंशियल बिल को पास करने में भी कहीं ना कहीं क्या है, लोकसभा और राज्यसभा का इक्वल स्टेटस देखने को मिलता है। इलेक्शन एंड द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, इलेक्शंस देखने उनके, तो उसमें भी लोकसभा राज्यसभा का दोनों के बाद इक्वल पावर देखने को मिलती है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के अंदर भी इक्वल पावर देखने को मिलती है। बट रिमेंबर वन थिंग कि भाई राज्यसभा के पावर क्या होती है, भाई अब जब भी वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, उनको रिमूव करना है तो राज्यसभा क्या करेगी, अलोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दैट टू वो रिजोल्यूशन जो है राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकेगी अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो। और वो रिजोल्यूशन जो है राज्यसभा के अंदर क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, फिर जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में ओनली सिंपल मेजोरिटी मोर देन इनफ है। तो ये चीज़ें डिफरेंस याद रखना है हमको। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है जो कि क्या होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो राज्यसभा में ही प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा, राज्यसभा को पास करना होगा किससे, इफेक्टिव मेजोरिटी से, फिर लोकसभा में जाएगा जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी क्या है, मोर देन इनफ है, किसके लिए, रिजोल्यूशन पास करने के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें जहाँ पे इक्वल स्टेटस है हमारा, तो अब इसमें याद रखना है इसके अंदर हम इक्वल भी बोल सकते हैं, अनइक्वल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं राज्यसभा का रोल इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन मेकिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, फॉर द रिमूवल ऑफ द चीफ जस्टिस हो गया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल है, इन सभी को रिमूव करना है, बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को। तो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देनी है तो वो राज्यसभा से भी दी जा सकती है, लोकसभा से भी दी जा सकती है। इसके अलावा अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंसेज इशू बाय द प्रेसिडेंट, तो लोकसभा भी कर सकती है और राज्यसभा, दोनों के पास इक्वल पावर देखने को मिलती है ऑर्डिनेंस अप्रूव करने में। अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट, भाई इमरजेंसी को अप्रूव करना है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं सेम पावर हमको लोकसभा राज्यसभा की देखने को मिलती है। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात होती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोकसभा में से भी आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं, बट जो प्राइम मिनिस्टर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होंगे, लोकसभा के होंगे, बट आ तो लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी सकते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है चीज़ें। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर, केक की रिपोर्ट है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, यूपीएससी की रिपोर्ट है, ये सारी ऑडिट रिपोर्ट जो है उसको कंसीडर करने में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों को क्या इक्वल रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ द जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी दोनों का इक्वल रोल है। भाई यूपीएससी है या सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ानी है तो उसमें भी लोकसभा राज्यसभा का दोनों का क्या देखने को मिलता है, इक्वल रोल देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें क्या है, हमारा इक्वल स्टेटस है ऑफ द बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा। अब कुछ ऐसे मैटर्स देखते हैं जिसके अंदर अनइक्वल स्टेटस देखने को मिलता है, किसका, लोकसभा का और राज्यसभा का, यानी वहाँ पे लोकसभा जो है उसको क्या है, थोड़ी सी पावर ज़्यादा दी गई है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। क्यों ऐसा किया गया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ द पीपल है, डायरेक्ट जो है हम लोग इलेक्ट करते हैं लोकसभा के अंदर, इसीलिए लोकसभा को कुछ कुछ मैटर्स के अंदर ज़्यादा पावर दी गई हो। मैटर कौन कौन से बात करें तो भाई मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है, मनी बिल को फिक्स करना है, मनी बिल को डिक्लेयर करना है तो स्पीकर के पास है, जो कि क्या होता है, स्पीकर के पास फाइनल अथॉरिटी जो कि लोकसभा के अंदर होता है। इसके अलावा राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल को अगर क्या करना है, अमेंड करना है या रिजेक्ट करना है तो राज्यसभा के पास पावर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास ही पावर देखने को मिलते हैं। अब लोकसभा क्या कर सकती है, उसको ऑब्वियसली रिकमेंडेशन दे सकती है, और वो रिकमेंडेशन वापस लोकसभा ने अप्रूव की या नहीं की, उसमें चेंजेस किए या नहीं किए, बट सेकेंड टाइम आएगा तो राज्यसभा को अप्रूव करना है। और 14 दिनों का टाइम पीरियड होता है, 14 दिन तक कोई
क्या नहीं किया, कोई उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया राज्यसभा ने, तो मनी बिल क्या हो जाएगा, इट डीम टू बी पास फ्रॉम द राज्यसभा, इस तरीके से। तो वहाँ भी लोकसभा की पावर ज़्यादा है। इसके अलावा फाइनेंस बिल जिसके अंदर विच इज़ नॉट कंटेनिंग सोलली द मैटर्स ऑफ द 110। 110 क्या है, मनी बिल की बात करते हैं। तो मनी बिल के अंदर के जो मैटर्स है वो इसके अलावा, यानी कि कोई भी चीज़ें हैं जो अंदर आर्टिकल 110 में लिखी गई उससे छोड़ के कोई भी ऐसा फाइनेंस बिल है तो उसमें क्या है, लोकसभा की हमको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलती है, प्रायोरिटी, यानी लोकसभा को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। तो फाइनेंस बिल विच नॉट कंटेनिंग solely the matter mentioned in the article 110 also can be introduced only in the लोक सभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है and not in the राज्यसभा, but with regard to its passage both the houses have the equal power। भाई पास करने में तो लोकसभा राज्यसभा में दोनों में क्या है, इक्वल पावर है। पर जब इंट्रोडक्शंस की बात आती है कि ऐसे बिल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 में जो प्रोविज़न रखे गए वही नहीं हो, तो उनका इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में होगा। बाकी पास करने में तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कहीं ना कहीं रोल हमें सेम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनल पावर टू डिसाइड द मनी बिल है या नहीं है, तो वो स्पीकर के पास है, और वो स्पीकर किसका होता है, लोकसभा का होता है। तो वहाँ भी लोकसभा के पास ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रेफरेंस है। इसके अलावा जॉइंट सिटिंग के लिए स्पीकर क्या करते हैं, प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज, तो वहाँ भी स्पीकर यानी कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। जॉइंट सिटिंग होती है तो उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा नंबर है 543, जबकि राज्यसभा में तो 245 के समथिंग ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जॉइंट सिटिंग जब भी होती है तो सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा के पास ज़्यादा प्रेफरेंस होता है बिल को पास करा के ले जाने का। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं पावर ज़्यादा है जॉइंट सिटिंग को लेकर। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस कर सकती है बजट को, बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट। डिमांड फॉर द ग्रांट के लिए वोट भी नहीं कर सकती, खाली डिस्कस ही कर सकती है राज्यसभा। तो भाई बजट के अंदर डिमांड फॉर द ग्रांट को अप्रूवल करने के लिए भी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। इसके अलावा रिजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन ओनली बी पास ओनली बाय द लोकसभा एंड नॉट बाय द राज्यसभा। भाई ऐसा रिजोल्यूशन जो क्या कर रहा है, नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास कराया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। रिमेंबर दिस थिंग्स। इसके अलावा द राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ऑब्वियसली क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ और सिर्फ किस में लाई जाती है, लोकसभा में, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन और रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए भी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। ऑलराइट, तो ये कुछ केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर क्या है, अनइक्वल स्टेटस देखने को मिलता है लोकसभा और राज्यसभा का, यानी हम बोल सकते हैं लोकसभा को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। अब कुछ ऐसे हम लोग केसेस देखते हैं, हम मैटर देखते हैं जिसमें क्या है, राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू लोकसभा। ऐसे केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहला जो है, फर्स्टली अगर हम बात करें तो भाई न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं वो अगर क्रिएट करनी है तो ऑब्वियसली इसकी प्रोसेस इनिशिएट कौन कर सकता है, ओनली एंड ओनली राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 ऑब्वियसली। इसके अलावा इट कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। भाई अंडर आर्टिकल 249 अगर स्टेट लिस्ट में भी क्या है, सेंटर को कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए कोई ना कोई रिकमेंडेशन देता होना चाहिए, तो रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की ही मानी जाएगी। राज्यसभा इनिशिएट कर सकता है और रिकमेंड कर सकता है लोकसभा को अंडर आर्टिकल 249 टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। तो ये भी चीज़ें। इसके अलावा अगर रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को तो उसमें भी राज्यसभा के पास स्पेशल पावर देखने को मिलती है। क्या, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अंडर आर्टिकल 67। इसके अलावा बात करें, इफ़ अ प्रोक्लेमेशन इज इशू बाय द प्रेसिडेंट फॉर द इम्पोजिंग द नेशनल इमरजेंसी or the president rule or the financial emergency is at a time when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of the Lok Sabha take places within the period allowed for its approval, then the proclamation can remain the effective even if it is approved by the Rajya Sabha alone। तो राज्यसभा ने अगर क्या किया, अप्रूव कर दिया, प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी हो गई या स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल हो गया, तो राज्यसभा ने भी अप्रूव कर दिया ना, तो भी क्या है, वो प्रोक्लेमेशन जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। भले लोकसभा डिज़ोल्व है फिर भी वो चीज़ें कंटिन्यू रहने वाली है। नेशनल इमरजेंसी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो राज्यसभा के अप्रूवल से भी वो चीज़ें क्या रहती है, रिमेन इन यानी कंटिन्यूटी में रहती है। राज्यसभा के अप्रूवल से भी ये इमरजेंसियाँ कंटिन्यू रहती है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों का पता करते हुए हमको ये तीनों चीज़ों में कंपेरिजन करते हुए हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो राज्यसभा है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, वो इतनी भी वीक नहीं है
जितनी ब्रिटेन के अंदर जो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड है, क्योंकि उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड है यानी कि सेकंड हाउस है हमारी राज्यसभा की तरह, वो क्या है, थोड़ा वीक है अनलाइक राज्यसभा इन केस ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, इंडिया के अंदर जो राज्यसभा है उसके पास तो अच्छी खासी पावर देखने को मिलती है और कुछ स्पेशल पावर भी देखने को मिलती है। बट हमारी जो राज्यसभा है वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं है एज सेनेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का क्या है, लोअर हाउस जो है सेनेट जिसको कहा जाता है, वो हमारी राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है, जबकि ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो हमारी राज्यसभा से क्या है, वीक है। तो हम दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आते हैं। वी आर नॉट एज वीक एज द हाउस ऑफ लॉर्ड इन केस ऑफ ब्रिटेन, बट ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो नॉट एज स्ट्रॉन्ग, और आवर राज्यसभा इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन केस ऑफ सेनेट ऑफ अमेरिका। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ रोल देखने को मिलता है हमारी राज्यसभा का। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें कि एज वी नो इवन दो द राज्यसभा हैज़ बीन गिवन द लेस पावर एज कंपेयर टू लोकसभा, इट्स यूटिलिटी इज सपोज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। भाई क्या राज्यसभा की यूटिलिटी है क्या? ऑब्वियसली लोकसभा से हल्की सी थोड़ी कम पावर देखने को मिलती है, बट नेवरदलेस इसकी यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होती है। यूटिलिटी क्या है ज़्यादा, वो हम कैसे प्रेफरेंस दे सकते हैं या कैसे हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? सो सबसे पहला, इट चेक्स द हैस्टी डिफेक्टिव केयरलेस एंड द इल कंसिडरेशन लेजिस्लेटिव मेड बाय द लोकसभा। भाई लोकसभा कोई भी बिल लेके आई फटाफट क्या कर रही है, ज़्यादा डिबेट डिस्कशन डेलिब्रेशंस नहीं कर रही है। तो राज्यसभा क्या करेगी, उन चीज़ों को करेगी उस बिल पे। तो इससे क्या होगा, हैस्टी पासिंग नहीं होगा बिल का, और बिल के अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं अच्छे डेलिब्रेशन और डिस्कशन से वो बिल पास होगा, और उसमें जो भी हम बोल सकते हैं वीक पॉइंट्स होंगे वो ऑलरेडी रिमूव करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी राज्यसभा। इसके अलावा इट फैसिलिटेट गिविंग द रिप्रेजेंटेशन टू द एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड द एक्सपर्ट हु कैन नॉट फेस द डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर लिटरेचर आर्ट सोशल साइंस सर्विसेज के अंदर जो भी महासिद्ध करे हुए एमिनेंट पर्सनालिटी, उनको भी क्या चांस मिलता है इसके अंदर। तो उससे क्या मिलता है, ये एमिनेंट पर्सन जो होते हैं उनका एक्सपीरियंस भी काम आता है कहीं ना कहीं, जो कि लोकसभा में नहीं है ऐसा। इट मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट द यूनिक इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। कहीं ना कहीं क्या है भाई, स्टेट जो है उसके अंदर यूनियन के इंटरफेरेंस को कम करती है, और हमारा जो फेडरल फीचर्स है विच इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसीलिए वी कैन से दैट प्राउडली कि राज्यसभा इज़ नेवरदलेस वीकर और अनइम्पोर्टेंट देन द लोकसभा। इसीलिए राज्यसभा को सेकेंडरी हाउस कहा जाता है, ना कि सेकेंड हाउस। राज्यसभा को सेकेंड हाउस कहा जाता है, ना कि सेकेंडरी हाउस, सॉरी फॉर दैट। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, सेकेंड हाउस कहा जाता है। फर्स्ट हाउस अगर लोकसभा है तो सेकेंड हाउस राज्यसभा है, ना कि सेकेंडरी है, क्योंकि सेकेंडरी क्या चीज़ें बताता है, थोड़ा वीक होगा प्राइमरी से। तो सेकेंडरी हाउस नहीं है, सेकेंड हाउस है राज्यसभा, तो इसका इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, तो ये था कुछ पोजीशन ऑफ द राज्यसभा इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करें हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, कि भाई पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या प्रिविलेजेस दी गई है, कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या प्रिविलेजेस है, किस टाइप की प्रिविलेजेस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, एक टाइप के हम बोल सकते हैं कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, कुछ स्पेशल इम्यूनिटीज़ होती है, या एग्जेम्पशंस बोल सकते हैं हम लोग। किसको दिए जाते हैं, बोथ हाउसेस को दिए जाते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को दिए जाते हैं। कि लोकसभा राज्यसभा किसके हाउस है, भाई पार्लियामेंट के पार्ट है, तो इनको दिए जाते हैं। उनकी कमिटीज़ है उनको भी दिए जाते हैं, और उनके मेंबर जो हैं यानी कि एमपीज़ जो हैं या कमेटी के मेंबर जो हैं उनको भी क्या दिए जाते हैं, ये कुछ स्पेशल हम बोल सकते हैं एग्जेम्पशन, छूट छाट दी जाती है, इम्यूनिटी की जाती है, कुछ स्पेशल ऐसे राइट्स दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस जो है एंड इफ़ेक्टिवनेस जो है किसमें, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उसको इंडिपेंडेंटली अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर सके, स्पेंड कर सके। अपना जो काम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इंडिपेंडेंटली एंड इफेक्टिवली क्या कर सके, पारी कर सके कहीं ना कहीं, और उसको निभा सके। इसीलिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं, किसको, पार्लियामेंट्स को। लोकसभा राज्यसभा कमेटी है, उनके मेंबर्स हैं, उन सबको ये दिए जाते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस टू दोज पर्सन, जैसे कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजी, इसके अलावा
यूनियन मिनिस्टर जो हैं इनको भी दिए जाते हैं। तो इन लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं क्या देता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देता है, ताकि ये लोग भी इंडिपेंडेंटली इन इम्पार्शियल वे में अपना काम कर सकें। ऑलराइट, इसके बाद इट मस्ट बी क्लैरिफाई दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास ऐसे कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज नॉट एक्सटेंडेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल नोट्स बन सकता है, रिमेंबर दिस थिंग। ऑल्दो द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट, हु आर द पार्ट ऑफ इट? लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट. So parliamentary privileges is extended to these two houses but not to the president. Remember these things. Okay. अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो हम बोल सकते हैं कि भाई पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है ना वो दो टाइप की है जनरली। एक है कलेक्टिव, एक है इंडिविजुअल प्रिविलेज। कलेक्टिव यानी कि पूरे हाउसेस को दी जाती है, लोकसभा को, राज्यसभा को, हाउस एज अ होल कलेक्टिव प्रिविलेजेस दी जाती है। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो इन पूरे एंटायर हाउस को मिलते हैं, सारे मेंबर को कलेक्टिवली मिलते हैं। बट कुछ ऐसी होती है जो इंडिविजुअल मेंबर्स जो पार्लियामेंट होते हैं, कमेटी के मेंबर होते हैं, उनको इंडिविजुअल दिए जाते हैं, तो उनको इंडिविजुअल प्रिविलेजेस किया जाता है, कहा जाता है। और जो कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं वो कलेक्टिवली सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस की, तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो होते हैं, पहले तो बात करें हम कि पूरे हाउस के लिए होते हैं, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं होते। क्या क्या होते हैं कि भाई हाउस का क्या क्या राइट्स होते हैं? तो हाउस के पास राइट होते हैं तो पब्लिश इट्स रिपोर्ट, उनकी डिबेट है, उनकी प्रोसीडिंग है, उसको पब्लिश किया जा सकता है। राइट टू प्रोहिबिट द अदर फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम, भाई खुद तो पब्लिश कर सकते हैं और दूसरों को रोक भी सकते हैं कि हमारे हाउस की जो प्रोसीडिंग है उसको क्या है, पब्लिश नहीं करना है। एक अमेंडमेंट किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने, आफ्टर इमरजेंसी, हमें पता है, जिसने रिस्टोर किया था द फ्रीडम ऑफ प्रेस टू पब्लिश द ट्रू रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट द प्रायर परमिशंस ऑफ द हाउस, बस दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, हाउस की जो प्रोसीडिंग है, ये आर्टिकल ने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इंश्योर किया था कि हाउस की प्रोसीडिंग को क्या किया जा सकता है, पब्लिश किया जा सकता है विदाउट टेकिंग द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। बट कुछ ऐसे सीक्रेट सिटिंग्स होती है पार्लियामेंट की, उनको पब्लिश करने के लिए नहीं अलाउ किया जा सकता। इसके अलावा कलेक्टिव प्रिविलेजेस हो गया, इट कैन एक्सक्लूडेड, स्ट्रेंजर जो है उसको मना किया जा सकता है कि आप प्रोसीडिंग के अंदर क्या है, पार्ट नहीं ले सकते, और होल्ड कर सकते हैं सीक्रेट सिटिंग टू डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट मैटर। ये भी कलेक्टिव प्रिविलेजेस है, किसका? पार्लियामेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का। इट कैन मेक द रूल्स टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर्स एंड द कंडक्ट्स ऑफ इट्स ओन बिजनेस, ये भी कर सकते हैं, अपने आप का रूल्स, अपने कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रूल बना सकते हैं, हाउस में कैसे काम किया जाएगा उसके रिगार्डिंग रूल बना सकते हैं। इसके अलावा पनिश कर सकते हैं मेंबर्स को और कोई आउटसाइडर को फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और द कंटेम्प्ट बाय द रिप्राइम यानी कि उसको रिपील कर देना, निकाल देना। एबोनिशंस यानी कि उसको क्या कर देना, कहीं ना कहीं वॉर्न करना, कि भाई वार्निंग दी जा सकती है और उसको इम्प्रिजन भी किया जा सकता है, मेंबर को भी और आउटसाइडर को भी, अगर वो क्या करता है, इन कलेक्टिव प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है कलेक्टिव प्रिविलेजेस के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई हाउस जो है उनके पास एज अ कलेक्टिवली राइट है टू रिसीव द इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द एंड द रिलीज ऑफ अ मेंबर। सो भाई कोई भी मेंबर है हाउस का, तो सारे मेंबर को कलेक्टिवली ये लेने का अधिकार है कि वो ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किन किन को अरेस्ट किया गया, डिटेन किसको गया, कन्विक्शन किसको मिला, इम्प्रिजनमेंट किसको मिला। तो ये सारे चीज़ें जानने का अधिकार कलेक्टिव प्रिविलेजेस में ही आता है हाउस के। इसके अलावा इट कैन इंस्टीट्यूट द इंक्वायरी एंड द ऑर्डर टू अटेंड और द विटनेस एंड द सेंड द रिलेवेंट पेपर्स एंड द रिकॉर्ड, ये करने का भी उनको अधिकार है। भाई पेपर्स मंगा सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं इन चीज़ों को लेके। इसके अलावा द कोर्ट जो है ना उसको प्रोहिबिट किया जाता है टू इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और इट्स कमिटीज़। ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं, तो भाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती हाउस की प्रोसीडिंग में, ये भी इनकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस देखने को मिलता है। एंड नो पर्सन एदर अ मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस वेदर इट इज़ सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व विद इन द परसेंट ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अनुमति के बिना कोई भी अरेस्ट, सिविल हो या क्रिमिनल केस हो, इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, उनकी परमिशंस के बिना जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की परमिशन के बिना कोई भी अरेस्ट ऐसा नहीं किया जा सकता। रिमेंबर दिस थिंग्स, क्लियर? तो ये कुछ देखने को मिलते हैं हमको कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो एज अ हाउस एज अ होल, लोकसभा और राज्यसभा को
दिए गए हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली इम्पार्शियली अपना काम कर सकें। ऑलराइट, इसके बाद बात करें कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की। भाई इंडिविजुअल एज अ मेंबर इंडिविजुअल्स को भी क्या है, कुछ ऐसे प्रिविलेजेस दिए गए हैं। ये प्रिविलेजेस कौन कौन से हैं? तो भाई सीधी सी बात है, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जो 3 सेशन होते हैं वो सेशन चल रहे तो उसके अंदर उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। भाई कोई भी सेशन है, लेट से अगर मानसून सेशन चल रहा है तो इसके 40 डेज पहले और ख़त्म होने के 40 डेज बाद तक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता इन केस ऑफ सिविल मैटर ओनली। बट इन केस ऑफ क्रिमिनल है, क्रिमिनल मैटर है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जा सकता है। बट अगर सिविल मैटर है तो भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना मैटर नहीं है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट का कोई केस होगा तो कोई भी सेशन चल रहा है उसके 40 डेज अर्लियर और 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन उनको अरेस्ट किया जा सकता है, इसके बीच में नहीं किया जा सकता। बट रिमेंबर ओनली इन केस ऑफ सिविल, इन क्रिमिनल एंड द प्रिवेंटिव डिटेंशन केस इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, इसके अलावा इंडिविजुअल प्रिविलेज की बात करें, दे हैव द फ्रीडम टू स्पीच इन द पार्लियामेंट, नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम और हर इन द पार्लियामेंट और इट्स कमिटी। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, वोट डाल सकते हैं अपने हिसाब से। दिस फ्रीडम इज सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर, अनाप शनाप कुछ भी कैसे भी बोले जा रहे हैं ये सब नहीं चलेगा। इट शुड बी सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड द स्टैंडर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर रेगुलेशन रेगुलेटिंग द प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट, उसके अकॉर्डिंग ही बोलना है, कुछ भी नहीं बोल सकते। रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जूरी सर्विस, they can refuse to give the evidence and appear as a witness in case pending in a court when the parliament is in session। तो भाई एज अ विटनेस के तौर पे भी वो मना कर सकते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे कोर्ट में एज अ विटनेस क्योंकि हमारा सेशन चालू है, यहाँ पे रहना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस देखने को मिलती है किसको, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स। ऑलराइट, इसके अलावा बात करें हम ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस क्या होते हैं, जिसको कई बार क्या है अल्टीमेटली हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस भी बोलते हैं, पर दोनों में स्लाइड सा फ़र्क है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस क्या होते हैं एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस क्या होते हैं? भाई कोई भी इंडिविजुअल्स है या अथॉरिटीज़ है वो क्या करती है, अटैक करती है ऑफ द प्रिविलेजेस, राइट और द इम्यूनिटी। वो मेंबर करे या आउटसाइडर करे, कलेक्टिवली करे या इंडिविजुअली करे, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस। क्योंकि प्रिविलेजेस का ब्रीच किया है उस इंडिविजुअल ने या मेंबर ने या ग्रुप ने, तो इनसाइडर करे आउटसाइडर करे, भाई उनको जो राइट्स दिए गए हैं, इम्यूनिटीज़ दी गई है, उसको ब्रीच कर रहा है कोई भी, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस की कैटेगरी में आ जाता है। जबकि अगर हम बात करने कि एनी एक्ट और द ओमिशन विच ऑब्स्ट्रक्ट द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट or proceeding of the parliament, its member or its office in the performance of their functions or which has a tendency directly or indirectly to produce the result against the dignity, authority and the honor of the house is tendered to a contempt of। भाई contempt of court क्या होता है या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, यहाँ पे बात करें हम जुडिशरी की बात नहीं करें, तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या हो रहा है कि भाई हाउस की प्रोसीडिंग को कोई रोक रहा है, बाधा डाल रहा है, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर रहा है, तो उसने क्या किया, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस किया है, हम ऐसा बोल सकते हैं। जबकि ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट क्या है, तो ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट ये था कि उसने पार्लियामेंट पे ही कहीं ना कहीं क्या है, उनकी प्रोसीडिंग को रोका है, उनकी इम्यूनिटी जो राइट्स दिए गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो उनसे छीन लिए गए, तो वो होता है ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट। जबकि कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रोसीडिंग को ही रोक दी, कंटिन्यू नहीं होने दे रहा है, बीच में बाधाएं डाल रहा है, तो वो होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दोनों में स्लाइड सा फर्क है, रिमेंबर दिस थिंग्स। इसका मतलब रिमेंबर कंटेम्प्ट इज नॉट ऑलवेज अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस व्हाइल अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस इज ऑलवेज कंटेम्प्ट। यानी ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस बोले हम ये है तो ये है कंटेम्प्ट। अगर तुमने ब्रीच किया यानी कि तुमने कंटेम्प्ट तो किया है, पर कंटेम्प्ट कई बार किया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रीच हो ही सकता है। रिमेंबर, यानी ब्रीच जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, मोर मेजर है देन कंटेम्प्ट। तो रिमेंबर दिस थिंग्स। ऑलराइट, तो ये कुछ देखने को मिलता है हमको, ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस एंड द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउसेस। अब ये सारी प्रिविलेजेस मिलती कहाँ से, सोर्स क्या है इसका, व्हाट आर द सोर्स ऑफ द प्रिविलेजेस? तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो आर्टिकल 105 देखने को मिलता है हमको कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, जो एक्सप्रेस करता था ये 2 टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस जो हमने देखी, कलेक्टिवली एंड द इंडिविजुअल। तो ओरिजिनली 105 आर्टिकल ये बात करता था, दैट इज़ द फ्रीडम टू स्पीच इन द पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग।
ये दो प्रिविलेजेस कहीं ना कहीं 105 आर्टिकल ओरिजिनली बात करता था। अब विद रिगार्ड टू द अदर प्रिविलेजेस की बात हम जब करते हैं, इट प्रोवाइडेड दैट दे वर टू बी द सेम एज दोज ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स जो है उनकी तरह ही रहेगी। तो ओरिजिनली ये आर्टिकल बोलता था भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया एंड राइट टू पब्लिश ऑफ द प्रोसीडिंग, ये आर्टिकल जो है 105 के अंदर लिखा गया, ये इनकी प्रिविलेजेस होगी। इसके अलावा बाकी सारी जो ब्रिटिश का हाउस ऑफ द पीपल है या हाउस ऑफ द कॉमन है, उसकी जो प्रिविलेजेस होगी वही हमारी होगी। इनिशियली ऐसी चीज़ें थी। फिर क्या होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 1978 के अंदर, जो प्रोवाइड करता है द अदर प्रिविलेजेस ऑफ द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स कमिटी एंड द मेंबर्स आर टू बी दोज विच दे हैड ऑन द डेट ऑफ इट्स कमिटमेंट भाई 20 जून 1979। ये डेट से क्या होगी, ये अमेंडमेंट देखो 1978 के अंदर अमेंडमेंट आता है, तो 20 जून 1979 से कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि ये जून से जो भी प्रिविलेजेस डिसाइड की होगी पार्लियामेंट ने उसके अकॉर्डिंग ही प्रिविलेजेस मिलेगी। जबकि पहले तो 105 के अंदर क्या था, ये 2 प्रिविलेजेस दी गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड पब्लिकेशंस, जब और बाकी सारी ब्रिटिश की तरह होगी। बट ये अमेंडमेंट ने क्या किया, हमारी प्रिविलेजेस को नक्की किया कहीं ना कहीं कि भाई 20 जून 1979 से क्या होगी, जो प्रिविलेजेस जो हमने डिसाइड किए वही सारी प्रिविलेजेस होगी। और डिसाइडेड प्रिविलेजेस क्या है, कलेक्टिव एंड द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। And remember, it should be noted here that the parliament till now has not made any special laws to extensively codify all the privileges. पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा एक्सटेंसिव स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया जो बात करता है कलेक्टिव और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। बहुत सारे ऐसे लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है जो इनडायरेक्टली इनहेरेंटली बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, बहुत सारे ऐसे वेरियस लॉज है जो कि पार्लियामेंट ने बनाए, बहुत सारे रूल्स है जो कि लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स हैं, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या बात करती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करती है। पर ऐसा स्पेसिफिक लॉज नहीं बनाया गया है जो पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस की बात करे, स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया। रिमेंबर दिस थिंग्स, ऑलराइट। तो ये थी कुछ प्रिविलेजेस की बातें जो हमें याद रखनी है। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, अगेन अगर मैं बात करूं तो प्रिविलेज यानी कुछ इम्यूनिटी, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंडिविजुअली भी दिए जाते हैं जिसको हम इंडिविजुअल प्रिविलेजेस कहते हैं, और कलेक्टिवली पूरे हाउस को भी दिए जाते हैं जिसको कलेक्टिव प्रिविलेजेस भी देते हैं कहा जाता है। क्यों दिए जाते हैं, तो मेन पर्पज़ यही है कि ताकि वो जो हाउस है एज अ होल और इंडिविजुअल मेंबर क्या कर सके, इंडिपेंडेंटली इम्पार्शियली अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सके, निभा सके, इसीलिए प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक की, तो लास्ट टॉपिक है हमारा सोवरानिटी ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए सोवरानिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो सबसे पहले बात करें इंडियन पार्लियामेंट इज सोवरन, नो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवरन। तो सोवरानिटी ऑफ द पार्लियामेंट किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करने वाले, तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट के बारे में। ब्रिटिश की पार्लियामेंट क्या है, कहीं ना कहीं सोवरन है। द डॉक्ट्राइन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर, डिसीजन मेकिंग की सुप्रीम पावर, उससे बड़ी पावर हो ही नहीं सकती। ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वो क्या है, सुप्रीम डिसीजन है। इवन वहाँ की जुडिशरी जो है ना वो भी क्या नहीं कर सकती, जुडिशरी भी पार्लियामेंट के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकती। यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमें नहीं देखने को मिलता है। बट रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया की पार्लियामेंट सोवरन नहीं है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर बात करें द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज़ अ कार्डियल फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ऑब्वियसली तभी ब्रिटिश की पार्लियामेंट इस तरीके की है। फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द एवी। अब कुछ कमेंटेटर्स हैं उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेकर कुछ कमेंट किए, जैसे कि एवी डाइसी की बात करें जो कि ब्रिटिश जूरिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि दिस प्रिंसिपल हैज़ द 3 इम्प्लीकेशंस। उन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट सोवरन है तो इसके 3 इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट इम्प्लीकेशंस क्या है, द पार्लियामेंट कैन मेक, अमेंड, सब्स्टिट्यूट और रिपील एनी लॉ। द पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन अमेंड, सब्स्टिट्यूट और रिपील द एनी लॉ। इसी को लेके डी लोलमे जो साहब है उन्होंने क्या कहा था, डी लोलमे ने कहा था कि अब ब्रिटिश पॉलिटिशियन एनालिस्ट हुआ करते थे ये, इन्होंने कहा था कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक अ मैन वुमेन एंड अ वुमेन अ मैन। तो ये इसको छोड़ के खाली ब्रिटिश पार्लियामेंट एक इंसान को या फिर एक मैन को वुमेन नहीं बना सकती और वुमेन को मैन नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। इतनी क्या है, सोवरन है और इतनी पावरफुल ब्रिटेन की पार्लियामेंट देखने को। इवन वहाँ की जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती पार्लियामेंट के डिसीजन के सामने। हाँ, वहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव के डिसीजन के सामने जो है जुडिशरी क्या कर सकती है,
तो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, बट पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर के डिसीजन के सामने नहीं कर सकती। इसके अलावा पार्लियामेंट कैन मेक द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाय द सेम प्रोसीजर एज द ऑर्डिनरी लॉ। हमारे यहाँ तो स्पेशल मेजोरिटी से क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होगा, पर ब्रिटेन में नहीं है ऐसा। ब्रिटेन में सिंपल मेजोरिटी से ऑर्डिनरी लॉ भी पास हो जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो जाते हैं। इन द अदर वर्ड देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड द लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू भी हम वो लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। इसके अलावा द पार्लियामेंट्री लॉज कैन नॉट बी डिक्लेयर इनवैलिड बाय द जुडिशरी एज बिंग द अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये मैंने बात की कि भाई पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दी है ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन की जुडिशरी क्या नहीं कर सकती, उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। यानी इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन केस ऑफ ब्रिटेन, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरानिटी देखने को मिलती है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, चलो ब्रिटेन में तो सोवरन पार्लियामेंट है, तो इंडिया में क्या है, तो इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट सोवरन in the similar sense as there are the legal restrictions on its authority and the jurisdictions। obviously हमारी पार्लियामेंट के ऊपर क्या है, कुछ restrictions देखने को मिलती है जो कि लीगल है, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डालता है, और उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारी जुडिशरी काम करती है। तो हमारी पार्लियामेंट इज़ नॉट सोवरन। ये कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट सोवरन नहीं है? कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जी हाँ ये फैक्टर्स हैं कुछ जो बताते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट सोवरन अनलाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट हु इज़ अ सोवरन बॉडी। फर्स्ट अगर हम बात करें रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर चीज़ें डिफाइन की जाती है, द अथॉरिटी एंड द जुरिडिक्शंस ऑफ ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें से 1 ऑर्गन क्या देखने को मिलता है, लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर ऑर्गन में ही हमारी पार्लियामेंट आती है। तो सभी की अथॉरिटी प्रॉपर डिफाइन की गई है, बताई गई है, और यही चीज़ें क्या करती है, पार्लियामेंट के ऊपर लिमिट कसती है कि भाई पार्लियामेंट को सिर्फ लेजिस्लेचर डोमेन में ही काम करना है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल डोमेन में काम नहीं करना है। और ये इनसे क्या होगा, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट जो है वो लिमिट में रहेगी, लेजिस्लेचर डोमेन में ही रहेगी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल डोमेन में नहीं जाएगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर हम बोल सकते हैं फेडरल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब फेडरल सिस्टम देखो, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन से तो कैसे रिस्ट्रिक्शन होती है समझ गए, अब फेडरल सिस्टम से कैसे रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, 2 लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं हम लोग कई बार इसको, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा तो यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर बॉडी है, वैसे ही स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे क्या है, लॉ बना सकती है, जबकि स्टेट लिस्ट जो है उस पर लॉ बनाने का काम किसका है, स्टेट लिस्ट का है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट की पावर जो है वो लिमिटेड है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फेडरल सिस्टम भी क्या है, हमारी पार्लियामेंट को लिमिट करता है, पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालता है। जुडिशियल रिव्यू, भाई जुडिशियल रिव्यू तो मेन फीचर्स है किसका, जो हमारी पार्लियामेंट को लिमिट करता है, क्योंकि हमें पता है कोई भी लॉ विच इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट इफ़ इट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। तो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा पार्लियामेंट का कोई भी लॉ, तो उसको क्या कर देगी जुडिशरी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देगी। और कहीं ना कहीं अगर पार्लियामेंट के लॉ को डिक्लेयर किया अल्ट्रा वायरस, तो वो क्या हुआ, लिमिटेशन हुआ पार्लियामेंट पे। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट है क्या, जो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। और अगर नहीं हुआ प्रोटेक्शन तो भी पनिशमेंट किसको मिलेगी, गवर्नमेंट को मिलेगी। तो गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोटेक्ट दिस फंडामेंटल राइट विच पुट द लिमिटेशन ऑन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट जो है वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट को क्या करता हो, वायलेट करता हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट भी क्या कर रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट जो है उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ऐसी नहीं है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरन है, हमारी पार्लियामेंट सोवरन नहीं है। हमारे यहाँ पे उसके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, जस्ट लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
वहाँ भी क्या देखने को मिलता है हमें कि पार्लियामेंट जो है वो सोवरन नहीं है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशंस की, क्योंकि वहाँ पे भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है, जबकि ब्रिटेन में नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑलराइट, तो ये कुछ हमारे ऐसे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो हमारी पार्लियामेंट को सोवरन बनने से रोकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के पास भी लिमिटेशन है, पार्लियामेंट की पावर को भी लिमिट करते हैं। ऑलराइट, तो ये है चीज़ें हमें याद रखनी है, रिटर्न फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट। ऑलराइट, इसके बाद आपको कुछ टेबल्स दिए गए जिसके अंदर कुछ फैक्चुअल डिटेल है कि लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ राज्यसभा के अंदर सीटें कितनी है, लोकसभा के अंदर कितनी है, रिजर्व कितनी की गई है SC STs के लिए, ये कुछ टेबल्स आपको दिए गए। इसके बाद आप फर्स्ट लोकसभा से लेके अभी जो 18th लोकसभा चल रही है हमारी, और 17th लोकसभा तक दी हुई है आपको, और प्रेजेंटली हमारी जो 18th लोकसभा चल रही है उसका ड्यूरेशन कितना क्या रहा है। इसके अलावा स्पीकर कौन रहे फर्स्ट लोकसभा से लेके प्रेजेंट 18th लोकसभा तक। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स है जो रिलेटेड है टू द पार्लियामेंट है, वो सारी आपको फैक्चुअल डिटेल दी गई है, आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है उससे। ऑलराइट, प्रीलिम्स के पॉइंट क्लियर है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। इसी के साथ हमारा पार्लियामेंट का सबसे लेंदी और सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो क्लियर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे और फटाफट चैप्टर जो है उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बिना नहीं जाइएगा। ऑलराइट, चलिए, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।